जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो अक्सर हमने ये लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर आपने आज से 10-15 साल पहले बजाज फाइनेंस, एमआरएफ, एशियन पेंट्स के 10,000 रुपये के शेयर्स भी लिए होते तो आज की डेट में वो लाखों करोड़ रुपए होते। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आज से 10-15 साल पहले किसे पता था कि ये शेयर्स एक दिन मल्टी बैगर बनने वाले हैं। तो हाँ, तो हम पता कर सकते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी की प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे चल के हमें ऐसे रिटर्न्स दें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम समझने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस को कि ये होता क्या है और कैसे हम किसी भी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी के बेसिक वर्क मॉडल को समझते हैं कि किसी भी कंपनी का मेन काम क्या है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो चलती कैसे है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को एक चीज़ की चिंता हमेशा रहती है कि वो किसी भी कंपनी को महंगे में खरीद रहा है या सस्ते में, क्योंकि हर चीज़ की एमआरपी डिसाइड होती है, जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, बट स्टॉक्स की एमआरपी नहीं होती। वो हमें करंट मार्केट प्राइस पे मिलते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि किसी भी कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जैसे हम अगर अभी HDFC बैंक के शेयर का प्राइस देखें तो वो है अराउंड 1700 रुपीज़। पर क्या ये प्राइस इस स्टॉक को खरीदने के लिए सही है, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके ही पता चलेगा। तो इस सब के लिए हमें कंपनी की ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस, गोल क्या हैं, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका स्कोप क्या है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ये सब तो आज हम समझेंगे, पर इससे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना इतना ज़रूरी क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक शॉप खोलनी है एक जगह पे, उसका प्राइस 20 लाख है, या सपोज करें रेंट है 2000 रुपीज़, तो क्या आप एक ही शॉप देख के उसे ले लेंगे? और अगर वैसी सेम शॉप आपको 10 लाख में मिले या 10,000 रेंट हो, तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे। अगर एक इतने प्रीमियम प्राइस पे मिल रही है या चीप प्राइस पे मिल रही है तो उसका एक वैलिड रीज़न होगा। उसकी लोकेलिटी कैसी है, आसपास कंपटीशन कैसा है, उस एरिया में डिमांड कितनी है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप देखोगे। तो वैसे ही आज आप एक शेयर खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के शेयर आज 1500 के हैं और शेयर की फेयर वैल्यू है 2000, तब तो 1500 का शेयर लेना इज़ गुड। पर अगर फेयर वैल्यू है 1000 तो 1500 का शेयर लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस से हम पता करेंगे कि कौन सा शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कंपनी की फेयर वैल्यू की, या फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस दो टाइप के होते हैं। क्वालिटेटिव, जिसमें हम प्रोडक्ट, ब्रांड, फीचर्स, स्कोप, कंपनी के मैनेजमेंट, बोर्ड, ये सब देखते हैं कि कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, डायरेक्टर्स पे कोई केस तो नहीं है, कितनी ट्रस्टेबल कंपनी है, एक्सेट्रा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट एनालिसिस, PNL एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और रेशोज़ को समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा ब्रीफ करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की सारी स्टेटमेंट्स और शीट्स को रीड करते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए, हमें तो नंबर समझ नहीं आते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सारी चीज़ें बहुत इजी फॉर्मेट में टिकर टेप पे देख सकते हैं या फिर स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ कितनी है, कैश फ्लो कितना है और प्रॉफिट लॉस कितना है। अगर आपको इन सब की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आते हैं रेशोज़ पे। PE रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, PB रेशो और करंट रेशो। सबसे पहले देखते हैं PE रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें पता चलता है कि शेयर प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है या कम। और इसको हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री PE से, क्योंकि फॉर एग्जांपल A शेयर का PE है 10 और इसका इंडस्ट्री PE है 15, और B शेयर का PE है 10 पर इसका इंडस्ट्री PE है 5। तो PE तो दोनों का सेम है, पर यहाँ A शेयर अंडर वैल्यूड है और B शेयर ओवर वैल्यूड है। इसके भी कई पैरामीटर्स होते हैं, कोई शेयर ओवर वैल्यूड है तो उसका भी कोई रीज़न होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि प्राइस अंडर वैल्यूड हो और बाकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो।
फिर आता है डेट टू इक्विटी रेशो, डेट बाय इक्विटी। डेट यानी सबको पता है लोन या उधार जो कंपनीज गवर्नमेंट या बैंक से लेती हैं, और इक्विटी यानी जो अमाउंट कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स के एक्सचेंज में लिया है। डेट के इंटरेस्ट फिक्स्ड होते हैं जो कंपनी को पे करना होता है, और इक्विटी में ऐसा नहीं होता। तो आइडियल ये 0 to 2 होता है, इससे ज़्यादा डेट टू इक्विटी इज़ नॉट गुड। फिर आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, PB रेशो। अब बुक वैल्यू क्या होता है? कंपनी की मटेरियलिस्टिक वैल्यू कितनी है, मतलब अगर कंपनी को आज भी बेचना पड़ जाए तो कितना अमाउंट मिलेगा, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। PB रेशो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। फिर आता है करंट रेशो, यानी करंट रेशो बाय करंट लायबिलिटीज़। अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? एसेट्स यानी हमारी इन्वेस्टमेंट्स या जहाँ से हमें पैसा आना है, और लायबिलिटीज़ मतलब जहाँ हमें पैसा देना है। करंट एसेट्स यानी जहाँ से हम अभी कैश जनरेट कर सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ मतलब जहाँ हमें करंटली पे करना है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। तो आज हमने देख लिए 4 रेशोज़, और इन सब के अलावा जो भी होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओनर कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, FII/DI की इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, प्रोमोटर होल्डिंग्स कितनी है, प्लेज शेयर तो नहीं है, और कितने हैं अगर हैं तो, ब्रांड कैसा है, प्रोडक्ट कैसे हैं, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, डिमांड है या नहीं, और बहुत कुछ। इस पे भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी चीज़ है या बुरी। तो जैसे हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में भी कुछ अच्छा है और कुछ बुरा। तो पहले देखते हैं प्रॉज यानी एडवांटेजेस। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर के माइंड में कंपनी के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाता है। जब कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो वो बहुत अच्छे से उस कंपनी को जान लेता है, और उसको श्योरिटी रहती है कि वो जिस भी कंपनी में अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो एक सही कंपनी है। ये उनको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा एडवांटेज है कि जब आप थोरो एनालिसिस करेंगे तो अगर उस कंपनी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो गलत है वो आपको तुरंत पता लग जाएगी, और अगर किसी कंपनी में पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप उन अंडररेटेड कंपनीज को भी ढूंढ सकते हैं जो लोगों की नज़र में नहीं होती पर पोटेंशियल रखती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस या एशियन पेंट्स जो 10-15 साल पहले थी। तो जिनको इनका पोटेंशियल और वैल्यू पता लगी होगी वो आज की डेट में वेल्थ क्रिएट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कॉन्स की यानी डिसएडवांटेजेस की। पहला है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सब कुछ पढ़ो, देखो, लिखो, रिसर्च करो, समझो, फिर एक डिसीजन लो। और दूसरा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एक शेयर किसी के लिए ओवर वैल्यूड है, वो सेम शेयर किसी के लिए अंडर वैल्यूड हो सकता है, क्योंकि लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। और तीसरा, कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती, पर हाँ, अगर आप ठीक से एनालाइज करें और आपके पोर्टफोलियो के 10-15 स्टॉक्स में से एक भी मल्टीबैगर बन जाए तो आप अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल नाउ एंड गुड लक फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी।